हमने मेंडल के नियम को समझ लिया था और हमने जाना था कि मेंडल के जो निष्कर्ष थे उनसे 3 नियम बनाए गए थे, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम। अर्थात उनमें कहा गया था कि जब हम 2 विपरीत शुद्धजनकों का परस्पर संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। साथ साथ अगला नियम था पृथक्करण का नियम। अर्थात जो अप्रभावी लक्षण होता है वो एक समय पश्चात पृथक्करण या शुद्ध युग्मक के रूप में बाहर भी निकलता है F2 पीढ़ी में। तो पृथक्करण नियम समझने के बाद जो तीसरा नियम था वो था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अर्थात जो एक एलील होता है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता और सभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभ्यूहन होता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है। ये ला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ला था। और जो आज का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्या बाई पॉइंट मेंशन किया गया है कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर जो मेंडल के नियम्स थे उनमें कैसे विचलन उत्पन्न हुए, अर्थात क्या क्या आगे चल के समस्याएं आई और कहाँ कहाँ ये नियम खरा नहीं उतरा, और साथ साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेंडलीय नियमों में विचलन या नव मेंडलियन आनुवंशिकी। अर्थात जानेंगे हम लोग कि मेंडल के नियमों में क्या क्या विचलन हुआ, क्या क्या डेविएशन हुआ और नव मेंडलियन आनुवंशिकी क्या है। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ और न्यू मेंडलियन जेनेटिक्स, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो मेंडलवाद की 1900 में जो पुनर्खोज कराई गई, किसके द्वारा? 3 वैज्ञानिक थे। अगर आपको उन तीनों वैज्ञानिक के नाम याद हैं, चूंकि मैंने आपको बार बार याद कराया था, तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में तीनों वैज्ञानिक के नाम लिखना है। कौन जर्मन से थे, कौन ऑस्ट्रिया से, इन सब का नाम आप लिखिए। तीनों वैज्ञानिक का आप लिख रहे हैं, तीनों वैज्ञानिक का नाम लिख दीजिए। ओके, तो मेंडलवाद की 1900 में पुनर्खोज के बाद आनुवंशिकी पर तीव्र अनुसंधानों के फलस्वरूप मतलब काफ़ी रिसर्च होने लगे। काफ़ी रिसर्च जब होने लगा आनुवंशिकी, चूँकि पहले था आनुवंशिकी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी डेथ के लगभग 16 वर्ष के बाद क्या हुआ, आनुवंशिकी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और उनके जो नियम थे उन पर भी अध्ययन चालू हुआ, जिससे तमाम लोगों का ध्यान जो था वो आनुवंशिकी की ओर आकर्षित हुआ और तमाम सारे अनुसंधानों के फलस्वरूप ऐसे आनुवंशिक लक्षणों का पता चला जिनकी जो वंशागतियाँ होती हैं वो मेंडलीय पद्धति से बहुत ही जटिल होती है। अर्थात मेंडलीय पद्धति में बहुत सरलता से दिखाया गया था कि ऐसे ही आगे चल कर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में युग्मक पहुँचते रहते हैं और अपने लक्षण को प्रभावी या अप्रभावी रूप से दर्शाते रहते हैं। लेकिन कहा गया कि वो जटिल होती है, अर्थात ये मेंडल के नियमों का पूर्णतया पालन ना करके ये जो लक्षण थे, अर्थात जो लक्षण और खोजे गए, क्योंकि आपको पता है जब कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक नियम बनता है तो उस नियम को तोड़ने वाले कई सारे वैज्ञानिक जुट जाते हैं कि इस नियम को कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि साइंस इसमें छूट देती है। दुनिया का जो क्या कहते हैं सारा कानून होता है वो कहता है नियम तोड़ने पर आपको सजा मिलेगी, जबकि साइंस क्या कहता है अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपको पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि नियम तोड़ने के बाद आपका खुद का एक नियम बन जाएगा कि ये नियम कैसे टूटता है। जितने भी साइंस के नियम हैं वो क्या है, उनको तोड़ने के लिए वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि कैसे इस नियम में कोई विचलन उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लक्षणों की खोज की गई जो कि मतलब वो साधारण नियमों से मेलजोल नहीं खा रहे थे, अर्थात उनका पूर्णतया पालन नहीं कर रहे थे, विचलन प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये विचलन दर्शाते थे। वेटसन ने इन परिणामों की व्याख्या करने के लिए कारक परिकल्पना का मतलब कारक परिकल्पना दिया, यहाँ लिख सकते हो कारक परिकल्पना प्रतिपादित की या कारक परिकल्पना दिया और जिसके निम्न तथ्य हैं या वह परिकल्पना निम्न तथ्यों पर आधारित है। वेटसन कौन थे? वेटसन जो है वो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं। वेटसन ने काफ़ी आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य किया है। वेटसन के बारे में से पहले के वीडियो में भी हमने जिक्र किया था। हमने समझ लिया कि ये जो कई सारे ऐसे लक्षण की खोज हुई जो मेंडल से विचलन दर्शाते थे और इनकी व्याख्या किसने किया? वेटसन ने किया। और क्या दिया?
एक कारक परिकल्पना अर्थात फैक्टर हाइपोथेसिस प्रदर्शित किया या प्रतिपादित किया। अर्थात ये अब ये दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं इस परिकल्पना के द्वारा कि कोई ऐसा फैक्टर है जिस कारण ही विचलन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कहीं भी विचलन उत्पन्न होगा तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उन कारणों को इन्होंने निम्न तथ्यों के आधारित एक परिकल्पना दिया, जिसमें पहला था कि बहुप्रभावी जीन की हो सकता है, पहला कारक इन्होंने बताया कि हो सकता है कोई जीन बहुप्रभावी हो जिसके कारण विचलन हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा जानिए जब भी विचलन होगा तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो सबसे पहला इन्होंने जो बताया वो था बहुप्रभावी जीन अर्थात पेलियोट्रॉपिक जीन। एक ही जीन कई आनुवंशिक लक्षणों के क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। इनके अनुसार कि ऐसे भी कई जीन पाए जा सकते हैं जो एक से अधिक लक्षणों के विकास को प्रदर्शित करते हैं या आगे चल के प्रतिपादित करेंगे। तो कहने का मतलब है जब एक जीन कई लक्षणों को आगे चलकर विकसित करेगा तो ये विचलन उत्पन्न कर सकता है कि ये लक्षण पता चले एक जीन है और वो एक लक्षण प्रदर्शित करना चाह रहा है, लेकिन अब विचलन होने के कारण उसने दूसरा लक्षण प्रदर्शित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक लक्षणों को क्या कर सकता है, विकसित कर देता है। अब एक करने की बजाय अगर उसने दूसरा लक्षण विकसित कर दिया तो विचलन उत्पन्न हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि बहुजीनी वंशागति अर्थात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति दो या दो से अधिक एलीली जीन्स के जोड़ियों द्वारा प्रभावित होती है। अर्थात ऐसी भी संभावना हो सकती है कि इसमें एक आनुवंशिक लक्षण है वो दो या दो से अधिक एलीली जीन्स के द्वारा हो सकता है। मतलब एक कोई लक्षण दो या दो से अधिक जीन्स के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो पता चले दूसरा भी जीन ट्रांसफर कर रहा है उसको, तो भी विचलन उत्पन्न हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है। और अगला पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था बहुगुण युग्म विकल्पीवाद अर्थात मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें कहा गया कि एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए समष्टि अर्थात पॉपुलेशन में दो के बजाय तीन या अधिक एलील जीन्स हो सकते हैं। अर्थात एक पॉपुलेशन में तीन या तीन से अधिक एलील भी हो सकते हैं जो किसी लक्षण को वंशागति करते हो। तो ये उन्होंने तथ्य दिए थे किसमें, कारक परिकल्पना में। अब आगे बात करते हैं। तो अतः किसी भी जीव की संपूर्ण आनुवंशिकी जो है वो अत्यंत जटिल होती है। अर्थात जैसा मेंडल के नियम द्वारा हमने समझा था कि जो आनुवंशिकी है वो बहुत सरल प्रोसेस है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे यूं ही फैक्टर्स पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं था। जो आनुवंशिकी है किसी जीव की वो काफ़ी एक जटिल प्रोसेस होती है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षणों के फिनोटाइप प्रकटन में जीनों के पारस्परिक प्रभाव का व्यापक व विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो फिनोटाइप का प्रकटन है वो जीनों के पारस्परिक प्रभाव मतलब आपस में जो प्रभाव है वो व्यापक और विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब फिक्स नहीं है कि एक ही प्रकार से पारस्परिक क्रिया होगी, ये पारस्परिक क्रिया अलग तरह से हो सकती है और इसका रिएक्शन जो होगा वो अलग रिजल्ट को देगा। ये बात यहाँ पे कही गई है और इस संपूर्ण ज्ञान को ही नव मेंडलीय आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात इन सभी मतलब इसके जटिल पार्ट को भी जो इसमें शामिल कर लिया गया और वो कहलाएगा नव मेंडलीय आनुवंशिकी कहलाया। कहने का मतलब आपने समझा कि पहले जो आनुवंशिकी थी मेंडल की वो काफ़ी साधारण सी दिख रही थी, लेकिन उसके जटिल भागों को भी इसमें सम्मिलित करके क्या बनाया गया, नव मेंडलीय आनुवंशिकी बनाई गई। क्लियर हो गई बात। नव मेंडलीय आनुवंशिकी अर्थात अब इनके जनक कौन होंगे, बेटसन ही तो होंगे। नव मेंडलीय आनुवंशिकी के जनक कौन होंगे, बेटसन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आनुवंशिक लक्षणों के फिनोटाइप प्रकटन में जीनों का पारस्परिक प्रभाव को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात जो जीन आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। जीनों की जो पारस्परिक क्रिया होती है इसको जीन इंटरेक्शन बोला जाता है। तो इसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव अर्थात एलेलिक जीन इंटरेक्शन, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, और ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। जबकि जो दूसरा है गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव अर्थात नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको सिर्फ यही पार्ट पढ़ना है। हो सकता है ये दूसरा पार्ट आपको कैमरे में दिखाई भी ना दे रहा हो, क्योंकि इसको पढ़ना आपको नहीं है। आपको पढ़ना है युग्म विकल्पी जीनों के
पारस्परिक प्रभाव अर्थात एलिलिक जीन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी में आगे चल के हम इन चारों उदाहरणों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। क्या हेडिंग डालेंगे? युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, और समझेंगे कि यह एक जीन के विभिन्न एलील के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, अर्थात एक ही जीन के जो विभिन्न वेरिएंट्स हैं उनके बीच की ये इंटरेक्शन होती है, अर्थात पारस्परिक क्रिया होती है, और पारस्परिक क्रिया से प्रभावित होने वाले लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। तो ये बात समझ आ गई कि यह एक जीन के विभिन्न एलील्स के बीच की पारस्परिक प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले लक्षणों की वंशागति से संबंधित है, अर्थात एक जीन के जो विभिन्न एलील के बीच जो पारस्परिक क्रिया होगी उनसे जो लक्षणों की वंशागति प्रभावित होगी उसका ही अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। और इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो दूसरा है वो है सप्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस, और तीसरा है आपका बहुप्रभावी जीन अर्थात पेलियोट्रोपिक जीन या घातक जीन जिसे लीथल जीन बोलते हैं, और तीसरा है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद अर्थात मल्टी एलील जीन। ये चारों पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो आपका आनुवंशिकी चैप्टर है इसमें से सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? ये चारों पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, और इसको जैसा भी हो सके आप जैसे तैयार कर सकते हैं वैसे अभी के अभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन दो पार्ट्स को, अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सप्रभाविता को। तो इसको समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, और ये इस बार के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिंग सून 2021 आप ज़रूर डाल दीजिए, अर्थात जल्द ही 2021 के पेपर में आपको ये देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये बाकायदा आपके सिलेबस में मेंशन भी है। तो अपूर्ण प्रभाविता अर्थात नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से प्रभाविता का खंडन कर रहा है। जैसा कि हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि जब भी हम एक अप्रभावी और प्रभावी लक्षणों का संकरण कराते हैं ये जनकों का, तो जो प्रभावी लक्षण होता है वही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता या स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता। जबकि जो अपूर्ण प्रभाविता है वो उस नियम का खंडन करती है, और ये है अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर यानी जो प्रथम पीढ़ी में संकर बनेगा, जीवों का जो लक्षण प्रारूप होता है अर्थात फिनोटाइप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है। अर्थात इसका जो संकर बनेंगे, संकरण का मतलब होता है हाइब्रिड जो जन बनेंगे, हाइब्रिड संतत बनेगी, क्योंकि जो शुद्ध संतत बनेगी वो तो जनक जैसी मैच करेगी, लेकिन इसमें जो होता है हाइब्रिड संतत जो बनती है वो जनक से मैच नहीं करती। यही बात यहाँ पे कही गई कि अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर अर्थात प्रथम पीढ़ी में बनी संकर संतान जो है वो जीवों का जो लक्षण प्रारूप होता है या फिनोटाइप होता है, अर्थात जैसा वो बाहर से दिखेंगे, दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है, अपितु दोनों के मध्य होता है, अर्थात उन दोनों के मध्य गुण को प्रदर्शित करता है, उन दोनों जैसा वो दिखता ही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि युग्म विकल्पी जोड़े के दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं होता, परंतु ये लक्षण प्रारूप मध्यम होते हैं। अर्थात इसमें ना तो कोई प्रभावी होता है और ना ही अप्रभावी होता है, क्योंकि जो दोनों लक्षण होते हैं वो मिल करके एक अलग कैरेक्टर को जन्म दे रहे होते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने किया था। किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने किया था। और इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे आपको ये दोनों एग्जाम्पल जरूर याद हो जाएं, क्योंकि कई बार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल का नाम ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन है जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, या अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले दो एग्जाम्पल्स के नाम लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल है गुलाबांस अर्थात मिरेबिलिस जलापा इसका नाम है, और दूसरा है
गुलाबी स्नैपड्रैगन या पिंक स्नैपड्रैगन। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, टाइपिंग करते वक्त आपको लर्न भी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमने गुलाबांस का ले लिया है एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है? गुलाबांस का। एक तरफ हमने ले लिया है लाल पुष्प और दूसरी तरफ ले लिया है सफ़ेद पुष्प। क्लियर? अब लाल पुष्प में दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर, और सफ़ेद पुष्प का हमने लिया है स्मॉल आर। अब करा देते हैं इनका संकरण। तो देखिए ध्यान से, इसको हमने लिया और यहाँ से संकरण कराया तो क्या बनेगा? पहली पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे इसको लिया और यहाँ से संकरण कराया तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे इसको लिया और इससे कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में इसको और इसको करा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि संकरण से जो हमको सभी पुष्प मिल रहे हैं वो हाइब्रिड मिल रहे हैं। कैसे हैं? सभी पुष्प हाइब्रिड हैं, अर्थात संकर हैं। और जो इसके संकर होते हैं वो ना तो प्रभावी के लक्षण शो करते हैं और ना ही अप्रभावी के लक्षण शो करते हैं, अर्थात दोनों के मध्य के लक्षण शो करते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, लाल कलर और सफ़ेद कलर को आपस में मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पुष्प बनते हैं वो सभी पुष्प कैसे होते हैं? सभी पुष्प गुलाबी होते हैं। अब हम जब इसकी दूसरी पीढ़ी के लिए जाते हैं और इन जो संकर बने हुए हैं इनका आपस में स्वपरागण कराते हैं। अभी हमने संकरण कराया था, अब कराते हैं स्वपरागण। तो इसमें से दो युग्मक हमने निकाल लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें से भी निकल गया। तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, संकरण कराते समय बहुत ध्यान से कराइएगा। तो ये बन गया कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद सबसे लास्ट में ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर दोनों बन गया स्मॉल आर। तो इस तरह हमने देखा कि कैपिटल आर का एक पौधा बनना है जो कैसा होगा? शुद्ध लाल पुष्प वाला होगा। दूसरा जो यहाँ पर बनना है वो शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाला होगा। जबकि जो ये बीच के दोनों बन हैं वो कैसे होंगे? संकर होंगे। और जो संकर होते हैं इसमें किस कलर के होते हैं? गुलाबी कलर के होते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो होगा 25:50:25, अर्थात 1:2:1 फिनोटाइप। और जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 जीनोटाइप भी आ गया। तो अपूर्ण प्रभाविता आप जरूर समझ चुके होंगे, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता में हमने कहा कि अपूर्ण पीढ़ी का जो संकर होता है वो ना तो प्रभावी लक्षण शो करता है ना ही अप्रभावी लक्षण शो करता है, दोनों के मध्य लक्षण वो शो कर रहा होता है। और इसकी खोज किसने किया था? कार्ल कारेंस ने किया था। एग्जाम्पल आपको जरूर लर्न हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला है साप्रभाविता, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक आने वाला है, साप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता। तो ये दोनों आपको ज़रूर तैयार हो जाने चाहिए। तो इसमें साप्रभाविता, साह का मतलब साथ साथ में, तो उसमें था ना तो प्रभावी प्रदर्शित हो रहा था ना अप्रभावी प्रदर्शित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि प्रभावी भी प्रदर्शित होता है और अप्रभावी भी प्रदर्शित होता है, मतलब दोनों प्रदर्शित होंगे। जैसे कि इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होंगे कि बहुत सारे पपी देखिए विभिन्न कलर के होते हैं, या मवेशियों में इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उस एग्जाम्पल की चर्चा हम आगे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हों, अर्थात जो दोनों युग्म विकल्पी हैं या किसी जीन के जो दो क्या हैं? एलील। हमने कहा था जीन के वेरिएंट्स को ही एलील कहते हैं। तो यहाँ दो एलील लिया जो कि सेम जीन के एलील हैं और दोनों समान रूप से पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। समान रूप से मतलब जितना वो उतना ही दूसरा वाला। तो इन युग्म विकल्पियों को साप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को साप्रभाविता कहते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन युग्म विकल्पी R1 व R2 साप्रभाविता दर्शाते हैं, अर्थात जो इनके जो हेयर्स होते हैं शरीर पर पाए जाते हैं वो उनमें ये जीन पाया जाता है और ये लक्षण को ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने ले लिया लाल भूरा नर,
जिसे बैल या सांड बोला जाता है। बैल या सांड ले लिया गया, यहाँ हम बैल लिख देते हैं, बैल, क्लियर। और इधर ले लिया गाय, इधर हो गई गाय अर्थात सफ़ेद कलर की गाय है। और बैल जो है वो लाल भूरा है या काला भी है, मतलब कोई भी कलर का हो सकता है, कोई भी कलर आप ले सकते हो यहाँ पे। तो लाल भूरा कलर का है बैल, और जो गाय है वो है सफ़ेद कलर की। अब R1 इसका हमने ले लिया प्रतीक, और R2 इसका ले लिया, अर्थात इसमें से जो दो युग्मक निकलेंगे वो R1 होंगे और इसके क्या होंगे, R2 होंगे। अब जब संकरण कराएंगे तो हम सभी जानते हैं कि जो इसके सभी बनेंगे वो कैसे होंगे, सभी कैसे हैं, संकर हैं, क्योंकि सब में देखिए R1 संकरण तो हमने अभी आपको बता ही दिया कैसे कराना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका R1 हमने लिया, अब इसके R2 से कराना है, करा दिया, R1 बन गया। अब इसका R1 लिया और इसके दूसरे वाले R2 से करा दिया। सेम R2 से नहीं करा देना है आपको, एक पर आपको दो बार नहीं कराना है, एक पर एक के साथ एक ही बार कराना है, दूसरी बार दूसरे के साथ। तो देखिए पहली बार हमने इसके साथ कराया तो दूसरी बार हमने इसके साथ कराया। अब देखिए यहाँ पे इसका R1 और इसका R2, फिर इसका R1 और इसका R2, तो R1 R2 तो ये पहली पीढ़ी थी, यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा, F1 पीढ़ी थी ये क्या थी, F1 पीढ़ी थी। और इसमें सभी कैसे बने हैं, सभी संकर हैं, अर्थात सभी में लाल भूरा रंग भी होगा और सफ़ेद रंग भी होगा। तो ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, चितकबरे। क्या कहते हैं, चितकबरे, अर्थात बीच बीच में दूसरा रंग होता है, तो इनको कहा जाता है चितकबरे। तो ये सभी कैसे होंगे, चितकबरे। यहाँ आप अपनी नोट्स में जरूर लिख लेंगे कि सभी चितकबरे। आप जब F2 पीढ़ी के लिए करवाते हैं संकरण, और यहाँ हमने संकरण कराया था, और इसके बाद अगला हो जाएगा जब F2 पीढ़ी के लिए संकरण कराया जाएगा, तो यहाँ पर भी R1 निकाल लिया, R1 और इसका R1 साथ में करा दिया, और इसका R1 इसका R2, ऐसे इसका R2 इसका R1 और इसका R2 इसका R2। इस तरह हमने देखा R1 लाल भूरा 25%, यानी एक बनता है, दो बनते हैं R1 के, और जो चौथा है वो होता है R2 का। तो एक जो बन गया वो सफ़ेद है, वो सफ़ेद संतति रहेगी, अर्थात उसका कलर सफ़ेद होगा। और एक बन गया लाल भूरा, अर्थात ये दोनों शुद्ध अपने जनक के जैसे कलर दिखाते हैं, जबकि बीच के ये जो दोनों हैं उनमें लाल भूरा और सफ़ेद दोनों एक साथ प्रदर्शित हो रहा है। तो ये हो जाएगा साप्रभाविता। और इसमें भी क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो जो होगा 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 हो जाएगा। तो एक बार इसको ज़रूर आप रिपीट कर लीजिएगा। और इसके आगे के जो दो पार्ट्स बचे हुए हैं, बहुप्रभावी जीन या घातक जीन, और जो डी पॉइंट है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए इनको आप नोट्स में लिखिए और इनको लर्न करना प्रारंभ कर दीजिए, समझिए। एक बार ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको पता है हम सबकी कमेंट ज़रूर देखते हैं और जो भी समस्या होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।